नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय रंगशाला पर गणतंत्र दिवस 2023 परेड के लिए उत्तराखंड राज्य की चयनित मानस खंड की झांकी का निरीक्षण किया और झांकी में शामिल उत्तराखंड के कलाकारों के कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित की जाने वाली उत्तराखंड की कला और संस्कृति के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। सीएम धामी ने झांकी के संबंध में निर्देश दिए हैं कि झांकी का निर्माण उच्च कोटि का किया जाए, जिसमें उत्तराखंड राज्य की कला और संस्कृति की झलक गणतंत्र दिवस परेड में देखने को मिले। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का दर्द एक बार फिर छलकाया है, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे विपक्ष को राजनीति करने का मौका मिल गया। तो वहीं सत्ता पक्ष इस बयान से असहज होता हुआ दिखाई दे रहा है कि लोकतंत्र में सभी लोगों पे जिम्मेदारी होती है। उसमें कोई बहुत बुद्धिमान होता है, कोई कम बुद्धिमान होता है, कोई और कम बुद्धिमान होता है। अब लोकतंत्र की यही विडंबना भी है और खूबसूरती भी है कि जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, और इसलिए कई बार जो भार है ऐसे लोगों पर आ जाता है कि जो उस भार को उठाने के लायक नहीं होते हैं। तो इस तरह की समस्या उत्पन्न होती है। मैं समझता हूँ कि प्राधिकरण जो गठित किए गए थे उनके पीछे यही सोच थी कि उत्तराखंड एक भूकंपीय दृष्टि से बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। जोशीमठ भू धसाओं से प्रभावित छात्र छात्राओं को परेशानी को देखते हुए शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने मीडिया से बातचीत में बताया कि जोशीमठ आपदा के प्रभावित छात्रों को बोर्ड परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र चुनने की छूट दी गई है। यानी जोशीमठ के छात्र अपनी सुविधा के हिसाब से प्रदेश भर में कहीं भी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं दे सकेंगे अब। और इसके मद्देनजर प्रभावित छात्र छात्राओं से परीक्षा केंद्र के लिए विकल्प भी मांगे जाएंगे। देखिए, मैं जोशीमठ जो है पूरे क्षेत्र में जब वहाँ रहा तो सरकार की तरफ से हर प्रकार की छूटें वहाँ पे दी गई हैं। बिजली के बिल भी जो है हमने माफ़ किए हैं, पानी के बिल भी माफ़ किए हैं। वहाँ जितने आपदाग्रस्त लोग हैं उनके रहने की व्यवस्था भी कर दी। तो जब छात्रों से मैं मिला तो उनका भी कहना था कि हमको जो बोर्ड के पेपर हैं, चाहे सीबीएसई के हैं चाहे उत्तराखंड बोर्ड के हैं, तो आज ही मैंने अभी बैठक की है शिक्षा विभाग की और सीबीएसई बोर्ड के उसको भी मैंने बुलाया था उन लोगों को, और उसमें निर्णय लिया गया कि छात्रों से ऑप्शन लिया जाएगा कि विस्थापित छात्र जहां भी से भी परीक्षा देना चाहता है, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की, उनको उसमें छूट दी जाएगी कि वो जहां भी वो गोपेश्वर देना चाहते हैं, वो पीपल कोटी में रहना चाहते हैं, जहाँ भी वो विस्थापित होंगे वहीं से उनको जो है परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। उधर चमोली जिले के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत बीते 5 दिनों से आपदाग्रस्त जोशीमठ के मौजूदा हालातों और राहत बचाव कार्यों का जायजा ले रहे हैं। इसके साथ ही वहां के आपदा पीड़ित परिवारों से भी मंत्री धन सिंह रावत ने मुलाकात कर सरकारी सहायता के बारे में फीडबैक लिया। जोशीमठ के दौरे से देहरादून लौटे मंत्री धन सिंह रावत ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मीडिया से बातचीत में कहा कि फिलहाल जोशीमठ के हालात पहले से बेहतर हैं। देखिए, वहाँ भारत सरकार की और राज्य सरकार की लगभग 7 एजेंसियां सर्वे का काम कर रही हैं, और मैं कह सकता हूँ आपको गारंटी के साथ में कि पूरी सरकार, चाहे भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, वो जोशीमठ के लोगों के साथ खड़ी है। और मैं भी लगातार वहाँ 5 दिन रह के आया हूँ। लोगों में एक विश्वास है कि सरकार हमारे साथ खड़ी है, और हम लोगों ने भी हर प्रकार से विस्थापितों के लिए, चाहे उनके लिए आवास व्यवस्था हो, रहने की व्यवस्था हो, खाने की व्यवस्था, हर प्रकार से उनका जो है मनोबल वहाँ पे बढ़ाया है। वहाँ पे 2 स्वास्थ्य शिविर भी हमने लगाए हैं। अब सर्वे जैसे रिपोर्ट आएगी, क्योंकि युद्ध स्तर पे सर्वे का काम चल रहा है, सर्वे के बाद ही विस्थापितों से बातचीत करके ये तय किया जाएगा कि उनको कहाँ रखा जाए। तो मुझे लगता है कि 5-6 दिन सर्वे में और लग जाएंगे, और 5-6 दिन के बाद शासन उस पर अध्ययन करने के बाद तब ये निर्णय करेगा और ऑप्शन लिया जाएगा कि भाई किसको। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने नई दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से अलग अलग मुलाकात की है और जोशीमठ भू धसाव की रिपोर्ट भी सौंपी है। इसके बाद सीएम ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की और उन्हें जोशीमठ में चल रहे राहत एवं बचाव कार्यों की जानकारी दी। दोनों केंद्रीय नेताओं ने सीएम और प्रदेश अध्यक्ष को निर्देश दिए हैं कि सरकार और संगठन प्रभावितों के साथ
पूरी क्षमता के साथ खड़े रहें ताकि उनमें असुरक्षा का वातावरण न बने। मुख्यमंत्री ने नड्डा और शाह को अलग अलग मुलाकातों में प्रदेश सरकार के स्तर पर जोशीमठ में कराए जा रहे कामों और फैसलों की जानकारी भी दी है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने मीडिया सेंटर सचिवालय में पत्रकारों से वार्ता करते हुए क्या कुछ कहा, वो आपको सुनाते हैं। और मैं भी लगातार वहाँ 5 दिन रह के आया हूँ। लोगों में एक विश्वास है कि सरकार हमारे साथ खड़ी है और हम लोगों ने भी हर प्रकार से विस्थापितों के लिए, चाहे उनके लिए आवास व्यवस्था हो, रहने की व्यवस्था हो, खाने की व्यवस्था, हर प्रकार से उनका जो है मनोबल वहाँ पे बढ़ाया है। वहाँ पे 2 स्वास्थ्य शिविर भी हमने लगाए हैं। अब सर्वे जैसे रिपोर्ट आएगी, क्योंकि युद्ध स्तर पे सर्वे का काम चल रहा है, सर्वे के बाद ही विस्थापितों से बातचीत करके ये तय किया जाएगा कि उनको कहाँ रखा जाए। बीजेपी ने लोकसभा के लिए अभी से ही अपने मिशन पर आगे बढ़ना शुरू कर दिया है, जिसमें मिशन 24 के लिए पार्टी के पदाधिकारी, मंत्री, विधायक ज्यादा से ज्यादा प्रवास कार्यक्रम करेंगे और जनता में जोश भरने और कार्यकर्ताओं को प्रेरणा देने का काम भी किया जाएगा। ये हिदायत दी गई है कि इस प्रकार से लोगों में जोश भरना है, कार्यकर्ताओं में प्रेरणा देनी है कार्यकर्ताओं को, और सब लोग लग जाएंगे और प्रचंड बहुमत से पार्टी जीतेगी, मेरा ऐसा विश्वास है। हम लोग उत्तराखंड बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और पार्टी विधायकों को अब भी अपनी सरकार में दायित्व बांटने की उम्मीद है, लेकिन इनकी इस उम्मीद पर पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने कहा कि अभी सरकार की प्राथमिकता दायित्व बांटने की नहीं बल्कि विकास के कार्य करने की है। देखिए, ये मामला माननीय मुख्यमंत्री जी और संगठन के बीच का है और जब उचित समझा जाएगा तो वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को या जिन्हें सरकार और संगठन उचित समझेगा दायित्व दिए जाएंगे, लेकिन ये एक उच्च प्राथमिकता का विषय नहीं है। अभी जो कार्य चल रहे हैं उस पर काम हो रहा है, लेकिन दायित्व भी बटेंगे, ऐसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा है। और खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर प्रदेश मुख्यालय में बैठक की, जिसमें प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, पर्यवेक्षक अजय कुमार, लल्लू शामिल हुए और इस बैठक में कांग्रेस के विधायक और पार्टी पदाधिकारी भी मौजूद रहे। उत्तराखंड में भी केंद्र की विभ्रांत विलेज योजना के तहत 4 सीमांत गांवों का चयन किया गया है, जहां पर योजना के तहत इन गांवों से रिवर्स पलायन स्थानीय लोगों को रोजगार देने का काम किया जाएगा। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि केंद्र की इस विभ्रांत विलेज योजना के तहत गुंजी नीति मलारी गांव का चयन हुआ है, जहां पर योजना के तहत काम किया जाएगा। हम बना रहे हैं जिसमें हम लोगों ने कुछ काम किया है और हम लोगों ने इसमें वाइब्रेंट विलेज के अंदर केंद्र सरकार की कुछ हमारी योजनाएं हैं, जिसके तहत हम गुंजी, नीति, मलारी और माणा का हमने चयन किया है और यहाँ पर रिवर्स माइग्रेशन और स्थानीय लोगों को रोजगार देने की हमने जो है पूरी योजना बनाई है। दरोगा भर्ती प्रकरण में हुई कार्रवाई पर कांग्रेस भले ही सवाल खड़े कर रही हो, लेकिन सत्ता पक्ष बीजेपी अब भी विपक्ष से सहयोग की उम्मीद कर रही है, जिससे राज्य में नकल के खिलाफ सख्त कानून बनाया जा सके और उससे राज्य के बेरोजगार युवाओं के हितों की रक्षा की जा सके। बताइए कि जिस तरह के डे टू डे के विषय आ रहे हैं, चाहे वो भर्ती प्रकरणों के विषय हों, चाहे वो नकल के विषय हों, क्योंकि एक ऐसी मेंटलिटी, एक ऐसी मनस्थिति बन गई है उत्तराखंड में कि लोगों को ये लगने लगा कि हम कुछ भी करेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा अब नहीं होगा। सख्त कानून बनेगा
और जो पीछे जो चीज़ें हुई हैं वो दोबारा रिपीट नहीं होंगी। हम ये चाहते हैं कि आने वाले उत्तराखंड का भविष्य एक अच्छा भविष्य हो और उत्तराखंड देश के एक अग्रणी राज्यों में रहे और लोग इस बात को माने कि भाई उत्तराखंड के अंदर करप्शन नहीं है, उत्तराखंड के अंदर फेयरनेस है, उत्तराखंड के अंदर जो है कि जो प्रशासन चलता है वो साफ सुथरा चलता है। ये परिपाटी और ये परंपरा उत्तराखंड में हम लोगों को खड़ी करनी ही पड़ेगी। इसको खड़ी करके बगैर नहीं चलेगा, चाहे कांग्रेस हो या अन्य दल हो, उन सब लोगों ने इस पर सहयोग करना। साल 2025 तक बागवानी से फसलों का उत्पादन दोगुना करने के लिए किसानों को सरकार सभी शीतकालीन फलों के पौधे निःशुल्क देने जा रही है। उद्यान ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं, जिसके तहत सेब, खुमानी, आडू, पुलम, नाशपाती, अखरोट और कीवी के पौधे बांटे जाएंगे। हमारी जो 93 नर्सरी हैं उसमें शीतकालीन व ग्रीष्मकालीन पौधे हम लगाते हैं। जैसे आजकल एप्पल, नाशपाती, खुबानी, अखरोट, हम 2,60,000 पौधे किसानों को निःशुल्क देंगे। ऐसा पहली बार देहरादून में सीबीआई ने नामी बिल्डर सुधीर विंडलास के ठिकानों पर रेड की है। खबर है कि सीबीआई की 4 से ज्यादा टीमें देहरादून के अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर रही हैं। देहरादून पुलिस के रिकॉर्ड में इस बिल्डर के खिलाफ कूट रचित दस्तावेजों के जरिए सरकारी और गैर सरकारी संपत्तियां कब्जाने और अनेक मामले दर्ज हैं। तीन दिन पहले दिल्ली के जहांगीरपुरी से गिरफ्तार 2 आतंकियों में से एक उत्तराखंड के उधम सिंह नगर का निवासी निकला है, जिसकी तलाश उत्तराखंड पुलिस भी कर रही थी। दरअसल एक हत्या के मामले में जगजीत सिंह जग्गा साल 2018 में हल्द्वानी की जेल में बंद था, जो पैरोल मिलने के बाद जेल में बाहर आया था। लेकिन पैरोल खत्म होने के बाद जगजीत सिंह जग्गा फरार है और इसकी तलाश उत्तराखंड पुलिस कर रही थी। लेकिन जगजीत सिंह जग्गा को दिल्ली पुलिस ने आतंकी साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन का कहना है कि जगजीत सिंह जग्गा उत्तराखंड पुलिस के लिए पहले से ही वांटेड है, जो पैरोल खत्म होने के बाद फरार था। गणतंत्र दिवस को लेकर उत्तराखंड के सभी जनपदों के एसएसपी को इनपुट मिलने पर सतर्क रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। संबंध में जो अभी हमने एसएसपी उधम सिंह से अपडेट लिए हुए हैं, ये एक मुकदमा मर्डर के मुकदमे में ऑलरेडी जेल में था, अंदर ट्रायल पे वो पैरोल जंप कर लिए हैं। उसके बाद हम भी ढूंढ रहे थे, फिर बीच में अभी इनपुट आया कि वॉज अरेस्टेड बाय द दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल। अब हमारा टीम वहाँ पे गई हुई है, पूरा हमारा टीम भी पूछताछ कर रही है। जब जैसे टीम वापस आएगी हमारा सारा आपको बता सकेंगे क्या क्या इसमें डेवलपमेंट हुआ है। बट ही इज ऑल्सो वांटेड इन आवर केस ऑल्सो, तो उस हिसाब से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने लैंसडाउन चौक पर प्रदर्शन करते हुए इस्लामिक आतंकवाद का पुतला दहन किया। इस दौरान आतंकवाद के खिलाफ बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर बजरंग दल ने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भी भेजा है। बजरंग दल के एक नाबालिग 16 वर्षीय युवक को बर्बर तरीके से मुस्लिम मानसिकता, ऐसी मानसिकता जो कि जिहाद के ऊपर प्रेरित है और जो मदरसों से संचालित है, मस्जिदों से संचालित है। हमारा केंद्र सरकार से यही आह्वान है, यही निवेदन है और इस आक्रोश के माध्यम से है कि उन मदरसों पर, मस्जिदों पर तत्काल अंकुश लगे जहां पर इस प्रकार की विचारधारा को प्रेरणा मिलती है, बल मिलता है और वो लोग देश में ऐसी घटनाओं को कारित कर रहे हैं। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल 22 जनवरी को होने वाली वन आरक्षी परीक्षा की तारीख में बदलाव किया गया है। 22 जनवरी की जगह अब 9 अप्रैल को वन आरक्षी परीक्षा होगी। इसके साथ ही 28 और 31 जनवरी को होने वाली पीसीएस मेन परीक्षा की तारीख में भी बदलाव किया गया है। अब यह परीक्षा 23 से 26 फरवरी तक आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थी भी परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग कर रहे थे। और स्वास्थ्य विभाग में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के 824 पदों पर उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने आखिरी रिजल्ट जारी कर दिया है। रोजगार सृजन की दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार की तरफ से निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि बीते दिनों स्वास्थ्य विभाग में 824 स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिलाओं के पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया उत्तराखंड चिकित्सा चयन बोर्ड के स्तर से प्रारंभ की गई थी और इस परीक्षा का अंतिम रिजल्ट जारी कर दिया गया है। मेडिकल बोर्ड के माध्यम से
हमने लगभग 824 ANM के पद अभी फ़िलहाल ये निकाल दिए हैं और रोज़गार मेले में माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के कर कमलों द्वारा इनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसके अलावा लगभग 300 पद असिस्टेंट प्रोफेसर के मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के भी हम लोगों ने फाइनल कर दिया है मेडिकल बोर्ड के माध्यम से। वो लिस्ट 19 तारीख तक आ जाएगी और उनका भी जो है अपॉइंटमेंट लेटर रोज़गार मेले के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के कर कमलों द्वारा दिया जाएगा। सर कितना फ़ायदा मानते हैं इसको, जो 384 पदों को काफ़ी समय से रिक्त पड़े थे? देखिए, मेरे ख्याल से जो सरकार की जो मंशा है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को रोज़गार से जोड़ना, तो इससे मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी जनता को फ़ायदा होगा। संविदा और बेरोजगार स्टाफ नर्सेज महासंघ उत्तराखंड ने 12 सालों के लंबे इंतजार के बाद शुरू हो रही भर्ती प्रक्रिया का स्वागत कर शासन प्रशासन का जहां आभार जताते हुए धन्यवाद दिया है, तो वहीं महासंघ के अध्यक्ष और तमाम सदस्यों ने आशंका जताई है कि उत्तराखंड के स्थानीय बेरोजगारों पर कई बाहरी प्रदेशों के लोग जालसाजी कर नौकरी न हथिया लें। जो है नर्सेज महासंघ से हैं, संविदा बेरोजगार स्टाफ नर्सेज महासंघ। हमने इस भर्ती के लिए जो है, जो नर्सिंग भर्ती हमारी 1564 पर निकली हुई है, इसके लिए लगातार 2 सालों से प्रयत्नरत हैं और ये हमारी जो भर्ती हुई है, ये स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी के अथक प्रयासों से इसे वर्षवार किया गया है। लेकिन हमें विश्व सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि हमारी डोईवाला तहसील में आज हम यहाँ पर आए हैं और हमें ये पता लगा कि यहाँ पर स्थायी निवास प्रमाण पत्र के लिए जो है फर्जी तरीके से आवेदन किया जा रहा है बाहरी राज्यों के द्वारा जो उनके अभ्यर्थी हैं। तो हमने एसडीएम मैडम को आज ज्ञापन दिया कि इस प्रकार से किसी भी अभ्यर्थी का फर्जी आवेदन स्वीकार न किया जाए, किसी का स्थायी निवास प्रमाण पत्र न बनाया जाए। अगर इस तरह की कोई कार्रवाई यहाँ पर होती है तो उसके लिए हम और हमारा संगठन और हमारे पूरे जोलीग्रांट, डोईवाला, बानीवाला, रानी पोखरी के मैक्सिमम हमारे जो नर्सिंग के लोग हैं वो इस क्षेत्र के डोईवाला के हैं, क्योंकि यहाँ पर जोलीग्रांट मेडिकल कॉलेज रहा है और यहाँ पर बहुत पहले से नर्सिंग होती है। जनपद उधम सिंह नगर में खटीमा कोतवाली के अंतर्गत उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सीमा स्थित 17 मील पुलिस चौकी प्रभारी संदीप पिलख्वाल के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर कंचनपुरी गांव में मौके पर दबिश देकर गोकशी करते हुए 3 आरोपियों को 95 किलो गौमांस और गोकशी में इस्तेमाल किए गए उपकरण के साथ गिरफ्तार किया गया। इनके खिलाफ उत्तराखंड गोवंश संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए कोर्ट में पेश किया गया है। दिनांक 17/1/2023 को पुलिस को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि कंचनपुरी गांव में गौवंशी जानवर का वध किया जा रहा है। इस सूचना पर तत्काल एक टीम गठित करके एसआई संदीप पिलख्वाल के नेतृत्व में एक टीम गठित करके मौके पर भेजी गई। तो वहाँ पे अब्दुल सलाम, बसीरा और सद्दाम, इन तीनों के कब्जे से कटे हुए गौमांस के पीसेज करीब 95 किलो और उनको काटने वाले हथियार बरामद हुए। तीनों को गिरफ्तार कर गौवंश संरक्षण अधिनियम के तहत जेल भेजा जा रहा है। सर, ये गौ तस्करी या गौवध में इनकी संलिप्तता थी अथवा नहीं, इसकी भी जांच की जाएगी। जोशीमठ उर्गम घाटी के देवग्राम गिरा बांसा गांव के भूस्खलन के कारण बुरा हाल है। यहां लगातार मकानों में दरारें आ रही हैं। लोग लंबे समय से प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि गांव का पुनर्वास किया जाए, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई है। लोग दहशत के साए में जीवन यापन कर रहे हैं। कई लोग अपना घर छोड़ चुके हैं। आ रही है और जो ज़मीन है उसमें भी लगातार जो है दरारें आ रही है और भूधसाव हो रहा है, क्योंकि विगत 2013 से यहाँ पे जो है इस तरह से ये भूधसाव लगातार हो रहा है। इस पर जो है हम लोगों ने कई बार जो है सरकार से जो है इस पर कार्रवाई करने के लिए और लोगों के विस्थापन के लिए जो है कार्रवाई की है, लेकिन अभी तक जो है सरकार इसको सुनने के लिए तैयार नहीं है और नहीं अभी तक सरकार के द्वारा इस पर कोई कार्रवाई की गई है। मेरा सरकार से निवेदन रहेगा कि आप जल्दी से जल्दी ये लोगों के पुनर्वास के लिए जो है कार्रवाई करें। उर्गम घाटी में जो है 2013 के बाद बहुत हालत ख़राब है। कई मकानें टूट गए हैं और गिरा, बांसा, देवग्राम, मल्य महल, बलखोला में कम से कम 100-150 परिवारों के घरों में दरारें आई हैं और लगातार 2013 की आपदा के समय से लोग मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है
जांच की जानी चाहिए, लोगों को पुनर्वास दिया जाना चाहिए, परंतु उसमें कोई कार्रवाई हो नहीं पा रही। कल्पचित विकास आंदोलन, ग्राम पंचायत लगातार इसमें संघर्ष कर रही है, बोल रही है, परंतु सरकार ध्यान नहीं दे रही है। ध्यान नहीं दिया गया तो आगे इसके परिणाम घातक हो सकते हैं। आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा ने प्रेस वार्ता करते हुए जोशीमठ के मौजूद हालातों के बारे में जानकारी साझा की। अब तक जोशीमठ के सभी 9 वार्डों के 849 भवनों पर दरारें देखने को मिली, जबकि 9 में से 4 वार्डों को रहने के लिए पूरी तरह से असुरक्षित बताया गया, जिसमें 165 आवासों को रहने के लिए असुरक्षित पाया गया है। जेपी कॉलोनी के 15 भवनों को भी पूरी तरह से असुरक्षित बताया गया है। वहीं आपको बता दें कि देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।